बड़ी ही उत्सुकता के साथ रितु अपनी जेठानी मायरा को अपना लाया हुआ नया ड्रेस पहनकर दिखाती है। ये देखिए भाभी, ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है। अरे, ये भी कोई ड्रेस है? क्या रितु, तुम भी कुछ भी पहनती हो? पर क्या हुआ भाभी, आप मुझ पर ऐसे हंस क्यों रही हो? क्या यार रितु, अरे अगर तुम्हें फैशन के बारे में कुछ आता पता नहीं है तो तुम हमेशा ये अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहन लेती हो? ऊपर से प्रेगनेंसी में तो और भी अजीब लगता है ये तुम पर। सॉरी हाँ, लेकिन मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही। अब करूँ तो क्या करूँ? क्या भाभी, आप भी हमेशा मुझ पर हंसती रहती हो। अरे यार, बुरा मत मानना, पर मैं भी और क्या करूँ। वो आता है ना कपिल शर्मा शो, उनमें वो फनी फनी कैरेक्टर होते हैं ना, सेम टू सेम उनके जैसी लग रही हो तुम। रितु उदास होकर वहां से चली जाती है। रितु की शादी 6 महीने पहले मुकुल से हुई होती है और वो एक गरीब घराने से होती है और उसका ससुराल काफी अमीर होता है। ससुराल में जेठानी मायरा भी होती है जो कि अमीर घराने से होती है और उसका फैशन काफी अमीरों वाला होता है। और अब रितु और मायरा दोनों भी गर्भवती होती है। ये लो, मैंने तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट गोंद के लड्डू बनाए हैं। मायरा बहू, अब तेरी कोई डाइट शाइट नहीं चलने वाली। तुम दोनों को पेट भरकर खाना है ये, क्योंकि इससे तुम्हारे होने वाले बच्चों की सेहत अच्छी बनी रहेगी। वाह माँ जी, इनका स्वाद तो वाकई में लाजवाब है। हाँ माँ जी, सो तो है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी दोनों की दोनों बहुएं एक साथ गर्भवती हो गई और अब दोनों भी अपने तीसरे महीने में हैं। बस भगवान करे कि दोनों बहुओं की डिलीवरी अच्छे से हो जाए और मेरा घर खुशियों से चमक जाए। ऐसा ही होगा माँ जी, देखना आप। वैसे आज शाम को हम तीनों को मंदिर में जाना है, याद तो है ना? हाँ माँ जी, मैं तो बस उसी के लिए ड्रेस ढूंढ रही हूँ, कौन सा पहनूं और कौन सा नहीं। बस इसी में थोड़ी कंफ्यूज हूँ। अरे मंदिर ही तो जाना है, तो उसमें इतना क्या सोचना है। फिर भी माँ जी, मुझे तो टिप टॉप रहना ही बहुत पसंद है और ये बात तो आपको अच्छे से पता है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी से तैयार होना। फिर कल्याणी अपनी दोनों बहुओं के साथ शाम में मंदिर चली जाती है और वहां पर, वाह कल्याणी बहन, तुम्हारी छोटी बहू रितु कितने अच्छे से पूजा कर रही है। आरती भी एकदम सुंदर तरह से गाई थी उसने। उसकी आवाज सुनकर तो मैं प्रसन्न हो गया हूँ। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहू को क्या हुआ है? उसने तो ठीक से पूजा भी नहीं की और आरती तो दूर की बात है। जी पंडित जी, मैं जानती हूँ, अब छोटी बहू थोड़े गरीब घराने से आई है ना, तो वहां पर सब कुछ उसे ठीक से सिखाया गया है। लेकिन अमीर घराने के बच्चे बस खेल कूद मौज मस्ती में ही ज्यादा रुचि प्राप्त करते हैं, तो उनसे और ज्यादा उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरी मायरा बहू भी बहुत अच्छी है। मेरी दोनों भी बहुएं मेरा और घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। पंडित जी और कल्याणी की सारी बातें मायरा चुपके से सुन लेती है। ये पंडित जी भी कुछ कम नहीं है। पता नहीं इन्होंने रितु में ऐसा क्या देख लिया जो वो उसकी इतनी तारीफ किए जा रहे हैं। फिर घर जाने के बाद, अरे रितु बहू, पंडित जी चाहते हैं कि आने वाली मंगलवार की पूजा में तुम ही पूरे मंदिर के लिए भोग प्रसाद बनाओ। कहते हैं कि एक गर्भवती स्त्री अगर ये कार्य करती है तो उसे और उसके बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। अरे वाह, फिर तो मैं ये काम जरूर करूंगी माँ जी। काजू बादाम किशमिश वगैरह सब काट कूट कर रख दूंगी मैं। तू बस अपने हाथ से हलवे का भोग बना देना। अब ये बात मैं मायरा बहू को भी कह सकती थी, लेकिन उसे इतना खास कुछ बनाने को आता नहीं ना, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन हाँ, भोग प्रसाद बनाते समय अपने और मायरा के बच्चे के लिए भी प्रार्थना करना। जी माँ जी, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? भाभी का बच्चा भी तो मेरा ही बच्चा होगा ना। और आप चिंता मत कीजिए भाभी, आपको भले ही इतना कुछ बनाने को नहीं आता, लेकिन बच्चा होने के कुछ समय बाद जब हम दोनों ठीक से काम करने लगेंगे, तब मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे करके सिखा दूंगी।
तो आप भी खाना बनाना सीख जाओगे। ओ प्लीज, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सीखना है, क्योंकि मेरी लाइफ में ये चूल्हा चौका करने से भी बेहतर और बहुत सारे काम हैं। बच्चा होने के 2 साल बाद मैं अपना खुद का बुटीक खोलूंगी, जहां पर मैं फैशनेबल और मॉडर्न कपड़े बेचूंगी। तुम जैसी लो क्लास लड़की ये खाना बना सकती है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि इट्स नॉट माई क्लास। इस तरह से एटीट्यूड दिखाकर मायरा वहां से चली जाती है। रितु बहू, तू उसकी बातों का बुरा मत मान। अब तुझे यहाँ पर आए तो कितना समय हो गया है, तो तुझे तो पता ही है कि इसे रह रहकर झटके पे झटके आते रहते हैं। जी माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, और आप निश्चिंत रहिए। मुझे भाभी की बातों का कुछ खास बुरा नहीं लगा। मैं तो उन्हें अपनी बड़ी बहन समान ही मानती हूँ, और चिल्लाना हंसना ये सब तो बहनों में होता ही रहता है ना। और मैं भी भीतर से जानती हूँ कि वो भी मुझे अपनी छोटी बहन जैसी ही मानती है। चलो अच्छा है, भगवान करे मेरी दोनों बहुओं में प्यार यूं ही बना रहे, वरना आजकल की जेठानी देवरानियां तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाती है। फिर एक दिन जब सभी को एक फंक्शन में जाना होता है, तभी ये देखो रितु, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत जचेगा, इसीलिए तुम इसे ही पहनना। सच में भाभी? अरे हाँ बाबा, अब मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? देखो ना भाभी, मैं गरीब घराने से आई हूँ, इसीलिए मैंने कभी भी इतने महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहने ही नहीं। और अब जब मैं इसे पहनने के काबिल हो गई हूँ, तो मुझे कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता कि मुझ पर क्या सही लगेगा और क्या गलत लगेगा। इसीलिए आप बस मुझे बता दिया करो। आपकी स्टाइल बहुत अच्छी है, इसीलिए आप मुझे सुझाव देती रहना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिल रहो और इस ड्रेस को पहनो। देखना, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भाभी, मैं अभी आती हूँ। अब देखना, जब ये इस फनी ड्रेस को पहनेगी, तभी फंक्शन में सभी लोग इसका कैसे मजाक उड़ाते हैं। बड़ी तारीफें हो रही थी ना इसके काम की, लेकिन अब जब इसकी खिल्ली उड़ेगी, तब असली मजा आएगा। बड़ी आई फैशन क्वीन बनने वाली। फैशन क्वीन तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगी, और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर ये तो कल की आई गरीब फटीचर है, जो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर रितु जब वो ड्रेस पहनकर फंक्शन में जाती है, तभी अरे वो देखो, मुकुल की बेबी तो एकदम चोकर जैसी लग रही है। और नहीं तो क्या, क्या फैशन हो गई है। ना कलर मैच कर रहा है, ना स्टाइल मैच कर रही है। अरे इससे अच्छा तो ये कोई नॉर्मल कुर्ती ही पहनकर आ जाती। ना जाने कल्याणी बहन ने क्या देखा इस लड़की में, जो अपने इतने हैंडसम बेटे की शादी इतनी गरीब लड़की से करा दी, जिसे फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और नहीं तो क्या, पूरे परिवार की इज्जत बस मिट्टी में मिला रही है ये बहू, और कुछ भी नहीं। ये क्या है रितु बहू, हमें लगा कि तू मायरा की तरह कुछ अच्छा सा पहन कर आएगी, लेकिन तू तो यहाँ पर एकदम जोकर बनकर आई है। अरे यहाँ पर फंक्शन में आना था, कोई सर्कस में नहीं। बेवकूफ कहीं की। लेकिन माँ जी, मुझे तो मायरा भाभी ने ही कहा था कि ये ड्रेस मुझ पर बहुत जचेगा, और इसीलिए मैंने इसे पहनने का तय किया। तभी रितु देखती है कि मायरा भी अपनी सहेली के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ा रही है। बड़ी बहू नंबर 1 बनती है ना। अब देखो कैसे इज्जत की धज्जियां उड़ गई उसकी। मैंने ही उसे सजेस्ट किया था वो ड्रेस पहनने के लिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि वो उस ड्रेस में सुपर फनी लगेगी। क्या ये भाभी ने सही नहीं किया? मैं इन्हें इतना मानती हूँ, और असल में इनके मन में मेरे लिए कितना पाप भरा हुआ है। आज तो भाभी मेरे मन से ही उतर गई है। रितु को बहुत बुरा लगता है। फिर रात में, मुकुल, तुम भी मुझसे नाराज हो क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो ना। और सच कहूं तो मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। उल्टा मैंने तो वो ड्रेस पहनने से पहले भाभी को भी पूछा था, और उन्होंने ही कहा था कि वो ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, और इसीलिए मैंने उसे पहन लिया। ये भाभी भी ना। खैर,
वो सब छोड़ो, और मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें भी फैशनेबल रहना पसंद आने लगा है, लेकिन तुम क्या सही है और क्या नहीं, इसका फर्क नहीं जानती। हाँ मुकुल, तुमने सही कहा, और थैंक यू सो मच जो तुम मुझे इतना समझ कर लेते हो। पर रितु, आखिर तुम ये सब क्यों करती हो? तुम सिंपल कपड़ों में भी बहुत अच्छी लगती हो, तो तुम्हें बेवजह ये मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो रितु, तुम भाभी को कॉपी मत किया करो। अरे तुम जैसी भी हो वैसी ही बहुत सुंदर हो। अब रितु मॉडर्न कपड़े पहनना बंद कर देती है। फिर एक दिन जब उसका पार्सल आता है, तभी, अच्छा, तो मैडम का पार्सल आया है। लगता है ये पार्सल उसके लिए मुकुल ने मंगवाया है। क्या बात है, इतने सुंदर सुंदर फ्रॉक है ये। और ये वाले कपड़े तो प्रेगनेंसी में पहने जाते हैं, और इसका कपड़ा भी कितना कंफर्टेबल लग रहा है। एक काम करती हूँ, अभी इन्हें वापस भेज देती हूँ, क्योंकि ये औरत इतने अच्छे कपड़े पहनेगी, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसकी तारीफें नहीं, बस बुराइयां होनी चाहिए। भाभी के मन में मेरे लिए कितनी नफरत और जलन भरी हुई है, और ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अब रितु को मायरा पर गुस्सा आने लगता है, और मायरा अक्सर रितु को खुद से आगे जाने से रोकती रहती है, और वो उसके साधारण स्वभाव से जलती भी रहती है। महीने बीत जाते हैं, और दोनों बहुओं की गोद भराई का वक्त आता है। मायरा और रितु दोनों के लिए ये लहंगे बनवाए हैं मैंने। देखना तुम दोनों, इसे पहनकर तो तुम अपनी गोद भराई के दिन एकदम सुंदर लगोगी। हाँ माँ जी, ये लहंगे तो बहुत ही सुंदर है। लहंगा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसे पहनकर तो सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही लगूंगी, हमेशा की तरह। वो तो तब होगा जब मैं ऐसा होने दूंगी। गोद भराई के दिन आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो हमेशा से आप मेरे साथ करती आई हो, वही अब मैं भी आपके साथ करूंगी भाभी। फिर रितु मायरा के लहंगे को नीचे पैरों की तरफ से काट देती है, और जब वो उसे पहनकर चलती है, तब पैर अटकने के कारण मायरा जोर से फर्श पर गिर पड़ती है। नहीं, हे भगवान, मायरा बहू। मायरा दर्द से कराने लगती है, और अब उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ना जाने ये ड्रेस कैसे फट गया। बस मेरी बहू और उसकी कोख में पल रहे बच्चे को कुछ ना हो। घबराइए मत माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं तो बस भाभी की बदनामी चाहती थी, उनकी और उनके बच्चे की जान खतरे में जाए, ये तो मैंने कभी नहीं चाहा। भगवान जी, प्लीज मुझे अपनी गलती के लिए माफ कर दीजिए, और भाभी और उनके बच्चे को बचा लीजिए भगवान जी। माँ, भैया को बताओ कि नहीं, उनका ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो? अरे शुभ शुभ बोल बेटा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वैसे भी तरुण अपने काम के सिलसिले में बाहर गांव गया है, और ऐसे में उसे अगर कुछ पता भी चला तो वो अपना काम छोड़कर आज की आज नहीं आ पाएगा। और मुझे अपने भगवान जी पर पूरा भरोसा है, वो उन दोनों को सही सलामत रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। कंडीशन क्रिटिकल होने के कारण मायरा की प्री मैच्योर यानी वक्त से पहले ही डिलीवरी हो जाती है, और उस बच्चे को कांच में रखा जाता है। तभी शर्मिंदा होकर रितु मायरा से माफी मांगती है, और वो उसे सारा सच बता देती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने सच में आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपका अपमान करना था, ना कि आपकी जान को ठेस पहुंचाने का था। मैं समझ सकती हूँ रितु, तुम पहले से ही बहुत अच्छी थी। वो तो मैं ही थी जिसने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया है, वो भी एक बार नहीं, बार बार गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ, जिसके बाद तुम भी कितना सहन करती। इसीलिए गुस्से में तुमने ये सब कर दिया। असल में माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, अपने पूरे बर्ताव के लिए। मैंने तुम्हें कितना नीचा दिखाया रितु,
प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं भाभी, अब जो हुआ सो हो गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भगवान की कृपा से बच्चा भी ठीक है और ये बात एक राज बनकर सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा। समझी कि नहीं? जी भाभी, और मैं वादा करती हूँ तुमसे कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव बिल्कुल नहीं करूंगी और तुम्हें हमेशा प्यार दूंगी, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। धन्यवाद भाभी। और इस तरह अंत में दोनों जेठानी और देवरानी के बीच सब ठीक हो जाता है और समय आने पर रीतू को भी प्यारी सी बेटी होती है, जिसके बाद वो लोग अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगते हैं। मानवी अपनी सास हिमा के साथ रहती है। एक दिन जब मानवी की दूर रहने वाली सहेली वर्षा उससे मिलने आती है, तभी वो हिमा को देखकर चकित हो जाती है। अरे बाप रे, मानवी, ये तेरी सास है? हाँ वर्षा, लेकिन क्यों? अरे दिखने में तो ये एकदम तेरी बड़ी बहन की जैसी लगती है। आंटी, आप बहुत सुंदर हो, लेकिन इस उम्र में आप इतनी जवान कैसे दिख सकती हो? और तो और आपके ये स्टाइलिश कपड़े, वाह वाह वाह। अरे तुम तो बड़ी अजीब हो, तारीफ भी कर रही हो और आंटी भी कह रही हो, हद होती है। ओह सॉरी, हाँ, आप आंटी नहीं, बल्कि आप तो हमसे भी ज्यादा सुंदर लगती हो। थैंक यू। वैसे तुम तो मुझे आज देख रही हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तब मैं उस जमाने की सारी हीरोइन से ज्यादा सुंदर दिखती थी। अरे मुझे तो कई फिल्में भी ऑफर हुई थी। क्या बात है! लेकिन माँ जी, ये बात तो आपने मुझे कभी नहीं बताई। अरे तुझ जैसी नालायक से मैं इस बारे में बात ही क्यों करूं? तू तो बस मेरे कपड़ों को लेकर मुझे ताने देती रहती है कि माँ जी आप ये मत पहनो और वो मत पहनो। अरे भाई मेरी मर्जी, जल कुकड़ी कही की। ओफो माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अब आप इस उम्र में इतने मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनती हो तो लोग नाम रखते हैं ना। अरे मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लोग मुझसे जलते हैं इसीलिए नाम रखते हैं। अरे छोड़िए ना ये सब, मुझे तो आपके साथ एक सेल्फी क्लिक करना है, आइए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। देख ले मानवी, तुझसे ज्यादा अकल तेरी सहेली में है। हे भगवान, ये वर्षा भी ना एक नंबर की बेवकूफ है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से मानवी के पति जतिन और ससुर विनोद का बिजनेस लॉस में चला जाता है। क्या हमेशा के लिए गांव जाना होगा? हाँ हेमा, हमारा बिजनेस पूरी तरह डूब चुका है और अब कोई रास्ता नहीं बचा जहां से सब ठीक हो जाए। ओह गॉड, हमें ये घर भी बेचना होगा और 2 से 3 दिन में गांव के लिए भी रवाना होना पड़ेगा। हाँ हेमा, अब गांव में हमारा घर है, माँ है, इसलिए मैंने यही अंतिम फैसला लिया है। अरे ये सब क्या हो गया? मुझे ये शहर छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन माँ जी, अब हालात ही ऐसे हैं, तो हम भी इसमें क्या कर सकते हैं? अब सबको ना चाहकर भी गांव जाने की तैयारी करनी ही पड़ती है। देखो, तुम दोनों तैयारी करते समय एक बात जरूर ध्यान में रखना कि गांव में कोई भी मॉडर्न कपड़े मत पहनना। शहर में मैंने तुम दोनों को मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए आज तक कभी भी रोक टोक नहीं की, पर वो गांव है तो वहां के लोग हमें सुना सकते हैं, और तो और वहां पर मेरी माँ भी होगी। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, मैंने कोई मॉडर्न कपड़े नहीं लिए हैं। मैं वहां पर कुर्ती साड़ी या ढंग के कपड़े ही पहनूंगी और मेरे कारण आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ। अरे लेकिन ऐसे कैसे नहीं चलेगा? अब मैं इतने सालों में शहर में रहते हुए मॉडर्न कपड़े पहनती आ रही हूँ, तो अब अचानक से मैं नॉर्मल कपड़े कैसे पहनूं? हे भगवान! देखो हेमा, मानवी तुमसे कितनी छोटी है, लेकिन फिर भी उसमें समझ है, लेकिन तुम में नहीं। अब हम वहां पर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हमें यह सब करना ही होगा। अरे मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि वहां जाकर रोज साड़ी पहनकर रहो, लेकिन साड़ी के अलावा भी कई सारे ढंग के कपड़े होते हैं, और वो सब अगर तुम्हें नहीं पता
तो अपनी बहू से पूछ लो। अब हेमा को बेमान ही सही, पर कुर्ती पहनकर गांव जाना ही पड़ता है। और हेमा की सास सरला को उस कुर्ती में देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे वाह हेमा, तुझे इस तरह कुर्ती में देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया माँ जी। वरना जब भी मैं तुझे वीडियो कॉल करती हूँ तब तू उस अभद्र कपड़ों में रहती है और उसे देखकर मेरा माथा घूम जाता है। लेकिन अब देख, इन कपड़ों में तो कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही कपड़े पहनना। वैसे माँ, मुझे माफ कर दीजिए। शहर में अपना बसा बसाया घर बेचकर मैं यहाँ पर हारा हुआ लौटा हूँ आपके पास, इस उम्र में आपके कंधे पर बोझ बनकर। अरे पागल है क्या तू? हार जीत तो जीवन भर चलती ही रहती है। और रही बात बोझ बनने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में हमारे 2 घर हैं, किराया आता है और वो घर तूने ही बनाए हैं। और अब जतीन और तू फिर से मिलकर कोई नया कारोबार शुरू कर दे गांव में। वैसे भी शहर में रहकर तुझे बहुत तजुर्बा आया होगा। वो तो है माँ, और धन्यवाद जो हमेशा की तरह अपनी पॉजिटिव बातों से मुझे आपने फिर से एक बार प्रोत्साहित किया है। फिर अगले दिन हेमा मॉडर्न कपड़े पहनकर आती है और उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। ये सब क्या है हेमा? मुझे लगा कि तू सुधर चुकी है, लेकिन नहीं। अरे मेरी ही गलतफहमी थी। तू तो वो कुतिया है जिसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अरे मानवी को ही देख लो, बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना फर्ज निभाया और मॉडर्न कपड़ों को छोड़कर सिंपल कपड़े पहने हैं। लेकिन तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था कि हर जगह मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए सही नहीं होती, और गांव तो बिल्कुल भी नहीं। अरे अब एक दिन पहन ली ना मैंने कुर्ती, लेकिन मैं अब और नहीं पहन सकती। मुझे तो इन मॉडर्न कपड़ों में ही अच्छा लगता है, और आप लोग मुझ पर ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं किसी की नहीं सुनने वाली। क्या? इतना कहकर हिमा बाहर चली जाती है और सब अपना सर पकड़े रह जाते हैं। फिर एक दिन, अरे कहाँ रह गई हेमा तू? जल्दी से तैयार हो जा, हमें बाजार जाना है। देख, मेरी पोता बहू तो तुझसे पहले ही तैयार हो गई है। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। फिर हेमा अपने कमरे से बाहर आती है। तब उसे देखकर सरला और मानवी हैरान हो जाती हैं। अरे बाप रे, माँ जी, गांव में आप ये इतने छोटे कपड़े पहनकर चलोगी क्या? हाँ बिल्कुल। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे जो पसंद है मैं वही पहनूंगी। अरे निकम्मी बेशरम औरत, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? अगर गांव में तो हमारे साथ ये कपड़े पहनकर चलेगी तो लोग मुझे ही ताने देंगे। हाँ तो देने दो ना, आप भी तो मुझे कितने ताने देती हो। तो वो ताने वापस आपके पास लौट कर आए तो क्या ही बुराई है इसमें? अरे अब तो तू सास बन चुकी है, फिर भी कितनी निर्लज्ज है। कोई लाज शर्म है कि नहीं तुझ में? देखिए माँ जी, किसी व्यक्ति के कपड़े से उसका किरदार नहीं दर्शाते, बल्कि उसका स्वभाव ही उसका किरदार दर्शाता है। अरे ये तो मैं भी जानती हूँ, पर मंदिर में जैसे अच्छे और ढंग के कपड़े पहनकर जाना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही गांव में भी ढंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं। देख बहू, यहाँ पर कोई भी ऐसे अभद्र कपड़े नहीं पहनता। जिसे जो सोचना है सोचे, लेकिन मैं किसी के लिए नहीं बदलने वाली। तो फिर तू यहीं पर रह, मैं मानवी के साथ ही जाऊंगी। तुझे मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी कौन सा मरे जा रही हूँ आपके साथ बाहर आने के लिए। सरला अब मानवी को लेकर चली जाती है और दूसरी तरफ हेमा अकेली ही बाहर चली जाती है। और गांव में हेमा को मॉडर्न और छोटे कपड़ों में देखकर सभी औरतें चौंक जाती हैं। और फिर वो औरतें सरला के पास जाकर उसे सुनाने लगती हैं। हे भगवान, अरे सरला, तेरी बहू तो 50 की उम्र में भी कितने छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। तू कुछ समझाती नहीं क्या उसे? वही तो, अरे एकदम शान से घूमती है वो गांव में। उल्टा हमें ही उसे देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है, माना कि वो शहर से है। लेकिन ये तो गांव है ना, तो उसे इस बात को समझना चाहिए। अब क्या बताऊं बहनों,
उसे समझा समझा कर मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन वो औरत तो एकदम ढीठ है। अरे उससे अच्छी तो तेरी पोता बहू है, हर वक्त तेरे साथ रहती है और कपड़े भी कितने सभ्य पहनती है वो। सो तो है, ना जाने कौन सी मनोज गढ़ी थी वो। जब मैंने अपने विनोद की शादी उस हेमा से कराई थी, जब से गांव आई है तब से मेरा जीना दुश्वार करके रखा है उसने। घर वाले हेमा को बहुत सुनाते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनती। फिर एक रात जब वो गांव में टहल रही होती है, तभी एक आदमी उसे देखकर छेड़ने लगता है। अरे वाह भाभी जी, आप तो एकदम लल्लन टाप लग रही हो। इस उम्र में भी एकदम एटम बम के जैसा फिगर है आपका। और आपके ये कपड़े, उनका तो कोई जवाब नहीं। कौन हो तुम? जरा तमीज से बात करो। वरना वरना क्या कर लोगी? अरे भाभी जी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। जरा प्यार से बात कीजिए ना, उससे ही मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। वो क्या कहते हैं, प्लीज डार्लिंग। तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक जा, अभी तेरी चटनी बनाती हूं मैं। फिर हेमा उस आदमी को मारने लगती है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। और घर आने के बाद वो ये सारी बातें विनोद को बताती है। कौन था वो कमीना? जल्दी से बताओ मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे इतना मत चिल्लाओ, मैंने उसकी अच्छे से कुटाई की है और तुम फिक्र मत करो, अगली बार वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वो तो ठीक है हेमा, लेकिन इसीलिए हम तुम्हें कहते रहते हैं कि ये गांव है और यहाँ पर मॉडर्न कपड़े मत पहनो। अरे बस विनोद, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। ये हादसा तो मेरे साथ शहर में भी हो सकता था। जरा अपनी दबी हुई सोच को बदलो। अरे मेरी सोच तो तुमसे आगे की है, लेकिन हर चीज करने की एक जगह होती है। अरे तुम तो बस खुद की नजरों में ही सही हो, लेकिन हमारी नजरों से देखो तो पता चलेगा तुम्हें कि तुम कितना गलत कर रही हो। हेमा को विनोद की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली लड़की हेमा के पास आती है। अरे हेमा काकी, आप तो इन कपड़ों में एकदम कमाल की लगती हो। शुक्रिया बेटा, वैसे मुझे भी आपके जैसे मॉडर्न कपड़े पहनने हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे पहनने ही नहीं देती। काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन पाती। अरे निराश मत हो बेटा, मेरे पास एक्स्ट्रा के कपड़े हैं और मेरी साइज और तुम्हारी साइज तो लगभग एक बराबर ही है। तो तुम मेरे कपड़े ले लो और चुपके से कॉलेज में पहन कर जाओ। अरे वाह, सच में? हाँ हाँ सच में। और अपने परिवार वालों से मत डरो, और तुम्हें जो कपड़े पहनना पसंद है वही कपड़े पहनो। ठीक है काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओफो, अरे क्या तुम भी? काकी होगी तुम्हारी अम्मा। तुम मुझे हेमा कहकर ही पुकारो, क्योंकि मैं तो अभी जवान हूं। ओह, माफ करना हेमा। अब हेमा उस लड़की को अपने मॉडर्न कपड़े देती है, जिन्हें वो छुप छुप कर पहनती है। फिर एक रात गांव में सरपंच के घर शादी होती है और उसमें सभी गांव वासियों को न्योता दिया जाता है। और वहां पर हेमा स्टाइलिश कपड़े पहनकर आती है और खूब शराब पीती है। मुझे पीनी है, मुझे पीने दो, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। हे भगवान, हेमा, माँ जी तो पीकर एकदम टल्ली हो गई है। अब क्या करे? शराब के नशे में हेमा खूब नाच गाना करती है और हर कोई ये तमाशा देखते ही रह जाता है। फिर अगले दिन सरपंच खुद उनके घर आता है। देखिए सरला काकी, अब आप अपने परिवार को लेकर इस गांव से चली जाइए, वो भी आज के आज है। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। क्या? हाँ सरला काकी, कल रात को आपकी ये 50 साल की बहू पूरे गांव के सामने आकर नाच गाना कर रही थी, वो भी इतने अभद्र कपड़े पहनकर। छी 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 छी। अरे लड़के वाले कितना गुस्सा हो गए थे। वो तो अच्छा है कि मेरी बीवी ने उन्हें मना लिया, वरना मेरी बेटी की शादी तो होते होते टूट जाती। पर सरपंच जी, मैंने किसी का खून थोड़ी ना किया है जो आप इतना बोल रहे हैं मुझे।
देखिए बहन जी, मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ, चले जाइए यहाँ से। ये आपका शहर नहीं है, मेरा गांव है, और यहाँ पर ये सब नौटंकी नहीं चलती। और अगर आपको यहाँ पर रहना है तो ढंग के कपड़े पहनकर रहना पड़ता है। सरपंच साहब, ऐसा मत कीजिए। हेमा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक पहली और आखिरी बार मौका दीजिए। हेमा फिर से ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनेगी। हाँ बेटा, माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं? आपकी बहू के कारण तो जवान लड़कियां भी मॉडर्न कपड़े पहन रही है। आपकी पड़ोस की रंजना को हेमा जी ने अपने मॉडर्न कपड़े दिए हैं। उसकी माँ ने ही मुझसे ये शिकायत की है। अरे एक मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है। और हमारे गांव की भी इज्जत है, संस्कृति है, और आप लोगों के कारण वो सब बिगड़ रहा है। इसीलिए निकल जाइए यहाँ से। माफ कीजिए सरपंच जी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो मैं इसे मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनना छोड़ दूंगी। लेकिन हमें गांव से जाने के लिए मत कहिए। हम लोग तो शहर से यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आए हैं, और मेरे पति और बेटा नया कारोबार शुरू करने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ से और कहीं नहीं जा सकते। हाँ बेटा, हम लोग बहुत संकट में हैं और आगे और नहीं चाहते। इसलिए भगवान के लिए एक और मौका दे दो। हाँ सरपंच जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। ठीक है, आपका परिवार भले लोगों से भरा हुआ है, और हेमा जी भी माफी मांगकर अपनी गलती स्वीकार रही है। इसलिए मैं आप लोगों को पहला और आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूँ। पर अगर आपने फिर से ऐसे अभद्र कपड़े पहने तो सही नहीं होगा, और आपको ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उस दिन के बाद से हेमा मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनना छोड़ देती है, और वो ढंग के कपड़े पहनती है। बहुओं, आज क्या बना रही हो खाने में? कुछ बढ़िया सा ही बनाना। हाँ माँ जी, आज तो मैं खाने में पनीर के पराठे बना रही हूँ। और देखना, वो आपको बहुत पसंद आएंगे। नहीं माँ जी, पनीर वनीर गया तेल लेने। आज घर में बनेगा दाल पालक और जीरा राइस, और साथ ही पालक के पकोड़े भी। देखना, एक बार अगर आप लोग खा लोगे तो दीवाने हो जाओगे। नहीं नहीं, पनीर ही बनेगा। नव्या, अपनी ये जिद छोड़ दो, पालक ही बनेगा आज। नहीं दीदी, अरे आपको तो हर बार अपनी ही चलानी होती है। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे उम्र और रिश्ते में दोनों में बड़ी हूँ। पिछले 2 दिन से घर में बहुत बार पनीर बन चुका है, इसलिए अब बारी है मेरे प्यारे पालक की। प्यारे पालक? अरे इसका तो नाम सुनकर ही अजीब सा होने लगा है मुझे। हाँ, तो मुझे भी वैसा ही महसूस होता है जब मैं पनीर का नाम सुनती हूँ। अब ज्यादा बहस मत कर मेरे साथ नव्या। करूंगी मैं दीदी। अरे आपकी गुलाम थोड़ी ना हूं जो आपका हर कहना मान लूं। 100 बात की एक बात, आज घर में पनीर ही बनेगा, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। अरे चुप रहो तुम, पालक ही बनेगा। आप ही चुप हो जाओ दीदी, आज तो घर में पनीर ही बनेगा। दोनों देवरानी और जेठानी को इस तरह लड़ते हुए देखकर मेघना को बहुत गुस्सा आता है। अरे बस बस करो तुम दोनों। दोनों के दिमाग में भूसा भर गया है क्या? रोज रोज खाने को लेकर कलेश करती रहती हो। अगर तुम दोनों ही इतना झगड़ा करती रहोगी तो घर में सुख शांति कैसे बनी रहेगी? तो आप ही दीदी को समझाइए ना माँ जी। मुझे पालक बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, तो मुझे भी पनीर नहीं पसंद है। जेठानी का पालक और देवरानी का पनीर। अरे तुम दोनों की पसंद नापसंद से मैं पक गई हूँ। अरे जरा हम घर वालों का भी ख्याल किया करो ना। जब नव्या का मन होता है तब वो पनीर बनाती है, और जब प्रीति का मन होता है तब वो पालक बनाती है। अरे पालक और पनीर के सिवाय तुम दोनों को कुछ दिखता भी है क्या? माँ जी, मुझे पनीर पसंद है, खाने में भी और बनाने में भी। इसीलिए मैं पनीर बनाती हूँ, और उसी तरह मुझे पालक भी पसंद है। धन्य हो तुम दोनों। जाकर अपना अपना खाना बनाओ। अब तुम दोनों को मैं क्या ही बोलूं, 1000 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। एक तरफ नव्या पनीर बनाती है तो दूसरी तरफ प्रीति पालक बनाती है। हे राम जी, ये पालक और पनीर के अलावा ना जाने में कोई और डिश कब खा पाऊंगी। ना ही सिर्फ मेघना,
बल्कि उसके बेटे रजत और कपिल भी नव्या और प्रीति के इन नखरों से परेशान हो जाते हैं। नव्या, आज फिर से पनीर टिक्का। यार, ये पनीर हमारी जिंदगी से कब जाएगा? हर 2 दिन में पनीर या तो पालक। हद है यार। और नहीं तो क्या प्रीति, पालक के अलावा भी इस दुनिया में ढेर सारी सब्जियां हैं, तो तुम दोनों उसे क्यों नहीं बनाती? जो बना है चुपचाप खा लो। अरे वही तो करते आ रहे हैं कितने दिनों से। हमारी चलती ही कहाँ पर है इस घर में? इंसान दिन रात मेहनत करता है, वो भी बस 2 वक्त की रोटी चैन से खाने के लिए। लेकिन यहाँ तो 2 वक्त की रोटी में बस पालक और पनीर ऑन लूप चलता रहता है। अरे हमारे ऑफिस में बाकी सभी लोग कितना अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, लेकिन हमारे टिफिन में या तो पालक रहता है या फिर पनीर रहता है। हमारे साथ साथ ये सब देखकर हमारे ऑफिस के कलीग भी थक गए हैं और सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। और हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि तुम दोनों को जो पसंद है वो मत बनाओ, लेकिन कभी तो अपने पतिदेव की पसंद का भी कुछ बना लिया करो ना। कितनी सारी डिशेस रहती हैं जिनमें कितना सारा पोषण और तत्व रहता है, लेकिन नहीं, तुम दोनों की गाड़ी बस पालक और पनीर के बीच अटकी रहती है। बस बहुत हुआ कपिल, बहुत बोल लिए तुम। अरे माना कि हर 2 दिन में पालक और पनीर से बने आइटम ही बनते हैं, लेकिन वो सब कितने स्वादिष्ट और खाने लायक होते हैं। और आपको पता है क्या, हम दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि नई से नई रेसिपी बनाएं, ताकि आप सबको भी खाने में बहुत मजा आए। और नहीं तो क्या, पहली बार दीदी ने जिंदगी में कुछ सही कहा है। क्या कहा? अरे कुछ नहीं दीदी, पर देखो ना रजत, आज मैंने पनीर का पुलाव बनाया है। और कपिल भैया, आप दोनों को तो मजे से पदार्थ खाने चाहिए, क्योंकि पनीर तो हर डिश का राजा होता है। और पनीर के स्वाद के आगे बाकी सारे पदार्थ का स्वाद फीका ही रहता है। पर ये पालक तो एकदम नालायक है। क्या? अरे पागल औरत, ये फालतू की डायलॉग बाजी बंद कर। हंसना भी नहीं आया। बड़ी आई मेरे पालक को नाम रखने वाली। अरे पागल औरत मैं नहीं, आप हो दीदी। जरा आईने में अपनी शक्ल देख कर आइए। पागल खाने से छूटी हुई पेशेंट लग रही हो आप। क्या कहा? अरे बाबा, माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और नहीं तो क्या, हमें जरा सुकून से खाने दो। जो बनाना है बनाती रहो, लेकिन प्लीज ये झगड़ा बंद कर दो और शांति से खाना परोसो। घर वाले अब अपना सर पकड़ लेते हैं। ऐसे ही एक दिन, कपिल, रजत, चलो आज हमें रचना बेटी की शादी का न्योता आया है। इन दोनों नालायकों को खाने दो अपना पालक और पनीर। इतने दिनों बाद बाहर मुफ्त का खाना ठूसने का सुनहरा मौका मिला है और इसे हम हाथ से नहीं गवाएंगे। हाँ माँ, सॉलिड आइडिया है। जल्दी चलो, आज तो मस्त मस्त खाना खाकर ही आएंगे। वही तो, इन दोनों के कारण पालक और पनीर खा खाकर हमारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन आज शादी में अलग अलग प्रकार के आइटम खाकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। फिर तीनों शादी में जाकर दबाक कर खाते हैं और लगभग आधा फूड काउंटर ऐसे ही खाली कर देते हैं। फिर घर आने के बाद वो तीनों सो जाते हैं और उन्हें देखकर नव्या और प्रीति हैरान रह जाती हैं। अरे इन तीनों को क्या हो गया है और ये ऐसे क्यों सो गए हैं, जैसे कि कोई नशा करके आए हो। अरे आज तो मैंने स्पेशल पनीर बॉल बनाए थे दीदी, माँ जी को बहुत पसंद है ना वो। और आज मैंने पालक रोल बनाए थे, लेकिन ये लोग तो आते ही लुढ़क गए। जाने दो, कल खिला देंगे हम इन्हें। हाँ दीदी, अब वही करना पड़ेगा। अब घर वाले बस मुफ्त में खाना खाने का मौका ही ढूंढते रहते हैं। कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी की शादी में जाकर वो लोग अपनी अलग अलग प्रकार का खाना खाने की इच्छा पूरी कर लेते हैं। फिर एक रोज जब मेघना एक बर्थडे पार्टी में जाती है, तभी वो लगातार खाना ही ठूसती रहती है। अरे वाह, क्या मलाई कोफ्ता बना है, और ये रबड़ी, ये तो सोने पे सुहागा है। इन्हें खाकर तो मेरा मन तृप्त हो गया। अरे अरे मेघना, जरा आराम से खाना खा, कहीं गले में ना अटक जाए। मेघना, तू तो इस मोहल्ले की सबसे अकड़ू सदस्य हुआ करती थी, जो किसी के भी कार्यक्रम में इतनी जल्दी नहीं आती थी। लेकिन अब तो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो,
या फिर कोई दूसरा कार्यक्रम, तू तो सबसे पहले मुंह उठाकर चली आती है और यूं बेशर्मों की तरह खाना ठूसने लगती है, जैसे कि तू जन्मों की भूखी हो। लगता है इसकी बहुएं इसे ठीक से खाना ही नहीं देती, इसीलिए यहाँ पर आकर खाना ठूसती रहती है। क्यों रे निकम्मी हो, तुम दोनों को इतनी आग क्यों लगी है? ये पार्टी तुम्हारी है क्या? नहीं ना? अरे ऐसी पार्टी देने की तो तुम दोनों की हैसियत भी नहीं है। अरे तुम दोनों तो बस दूसरों की पार्टी में जाकर उन लोगों का मजाक उड़ाने में माहिर हो, और कुछ आता भी है क्या तुम्हें? गवार कही कि ए मेघना, तमीज से पेश आओ हमारे साथ। अरे तमीज मेरी जूती तुम्हारे पापा जी का नहीं खा रही, जो तुम दोनों मेरे खाने पीने पर सवाल कर रही हो। और मुझ में कभी कोई अकड़ बिल्कुल नहीं थी, वो तो मैं तुम जैसी नागिनों के पास जल्दी नहीं आती थी, क्योंकि मुझे अच्छे और सच्चे लोग ही पसंद है, ना कि तुम दोनों की तरह जहरीले और जल कुकड़े लोग। क्या? ज्यादा क्या क्या मत कर और चल दफा हो जा इधर से। भूल मत, जिसकी पार्टी है वो मेरी खास सहेली है, और उससे बात कहकर तुम दोनों को लात मारकर भगा दूंगी मैं यहाँ से। पर मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूं, इसीलिए माफ कर रही हूं। अब हट जाओ यहाँ से, वरना आज मेरे मुंह से इतना गंद निकलेगा जिसे सुन सुनकर तुम दोनों के कान में से धुआं निकल आएगा। मेघना की ये तीखी बातें सुनकर वो दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं, लेकिन फिर भी मेघना का दिमाग गर्म ही रहता है और वो घर जाकर अपना सारा गुस्सा अपनी बहुओं पर उतारती है। आ गई हमारी प्यारी सासू माँ, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए और जल्दी से बैठ जाइए। मैंने आज पनीर भुर्जी बनाई है, वो भी एकदम अलग स्टाइल में, और साथ में नान भी बनाया है। और मैंने पालक का साग बनाया है माँ जी, एकदम कंटाप बना है, खाओगी तो पागल ही हो जाओगी। अरे नहीं दीदी, मैंने पहले कहा ना, तो माँ जी सबसे पहले मेरे ही हाथ का खाना खाएगी। नहीं नव्या, माँ जी पहले मेरे हाथ का खाना खाएगी। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना खाएगी। अरे बस करो तुम दोनों, सत्यानाश हो तुम दोनों का। दिन रात बस मेरे कान के पास आकर चिल्लम चिल्ली करती रहती हो। मन तो करता है कि तुम दोनों का मुंह तोड़ दूं। मुझे कुछ नहीं पता। अरे इस महारानी नव्या को पनीर पसंद आता है और पालक नहीं पसंद, वही इस बेवकूफ प्रीति को पालक नहीं पसंद और जी भर के पनीर खाती रहती है। इसलिए तुम दोनों के बीच में हमारी चटनी बन रही है। अगर तुम दोनों इन सब के अलावा भी कुछ और खाना बनाती तो हमें कहीं और जाकर खाने की नौबत ही नहीं आती। अरे तुम दोनों का इस घर की बहू होने का क्या फायदा है, जबकि कोई ढंग का खाना भी नहीं बना सकती। एक तो मैं नौकरानी भी नहीं लगा सकती, उनके भाव इतने बढ़ गए हैं कि पूछो ही मत। मेघना को इतने गुस्से में देखकर नव्या और प्रीति चुपचाप खड़ी रहती है और वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलते। फिर अगले दिन जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, तभी बहू, तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करती? आज पालक पनीर ही बना दो ना, वो भी एक साथ मिलकर। पालक पनीर, वो भी दीदी के साथ? ना बाबा ना। हाँ माँ जी, मुझे भी इसके साथ खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी मुझे पनीर से सख्त नफरत है, तो पालक पनीर बनाना तो दूर की बात है, मैं उसे बनाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। और ठीक उसी तरह मुझे पालक से नफरत है, इसलिए मैं भी नहीं बनाऊंगी पालक पनीर। पनीर से बनने वाले कोई भी डिश का नाम बता दो माँ जी, वो मैं आपको यूं बनाकर खिला दूंगी। मेघना अब अपना सर पकड़ लेती है और अब वो खुद ही खाना बनाने लगती है। अरे माँ जी, आप खामोखा क्यों दिक्कत ले रही हो, हम बना देंगे ना खाना। अरे तुम दोनों निगोड़ी हो तो चुप ही रहो और बनाती बैठो अपना पालक और पनीर। मैं अपने और अपने बेटों के लिए अलग से खाना बनाऊंगी, क्योंकि अब हमने अगर पालक या फिर पनीर खाया तो पक्का हमारी मौत हो जाएगी। अब अगले 4 दिनों तक मेघना ऐसे ही रोजाना खाना बनाती है। फिर 5वें दिन अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ये दोनों मेरी सास है और मैं इनकी बहू हूँ, जो इनकी सेवा में लगी हूँ। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं क्यों रोज रोज खाना बनाऊं? मुझे इन दोनों की अकल ठिकाने पर तो लानी ही होगी, और उसके लिए अब मुझे समझ आ गया है
कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बस मेरा ये प्लान काम कर जाए। वैसे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि दोनों बहुएं एक नंबर की डोबी डफोड़ है। फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी। फिर मेघना पालक और पनीर को मिलाकर पालक पनीर की स्वादिष्ट सब्जी बनाती है और वो उसमें पनीर को कद्दूकस करके डालती है ताकि पनीर समझ ही ना आए, और दोनों बहुओं को चखने के लिए कहती है, ये क्या है माँ जी? आपको पता है ना, मुझे पनीर के सिवाय और कुछ भी नहीं भाता। हाँ माँ जी, मुझे भी पालक के सिवाय कुछ भी नहीं भाता, इसलिए मैं ये सब्जी नहीं खा सकती। अगर तुम दोनों ने ज्यादा नखरे किए तो अभी के अभी बोरिया बिस्तर बांधकर मायके पार्सल कर दूंगी। हाँ नहीं तो चलो खाओ चुपचाप इसे। फिर दोनों देवरानी और जेठानी पालक पनीर की सब्जी खाती है और वो उन्हें बेहद पसंद आती है। अरे वाह, क्या कमाल की सब्जी बनी है ये। माँ जी, मुझे और चाहिए। हाँ माँ जी, ये तो एकदम लाजवाब सब्जी है, मैं भी और खाऊंगी। दीजिए ना माँ जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाओ खाओ, खूब खाओ। दोनों बहुएं मिलकर एक बार में ही ढेर सारी पालक पनीर की सब्जी खा लेती हैं। क्यों, बनी है ना अच्छी सब्जी? अच्छी नहीं माँ जी, बहुत 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 अच्छी बनी है। हाँ माँ जी, लेकिन इसका नाम क्या है? पालक पनीर। क्या? हाँ, प्रीति का चहीता पालक और नव्या का पसंदीदा पनीर, दोनों का मिश्रण बना के ही बनी है ये सब्जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने अभी अभी पनीर खाया है। क्या पनीर सच में इतना स्वादिष्ट होता है? हाँ दीदी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने भी अभी पालक खाया है। वो पालक जिससे मैं बचपन से नफरत किया करती थी, और ये पालक इतनी स्वादिष्ट होती है, ये बात तो मुझे आज ही पता चली। देखो बहुओं, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि तुम दोनों को पता चले कि जब तक हम स्वाद ही नहीं चखेंगे, हमें पता ही नहीं चल सकता कि आखिर वो पदार्थ अच्छा है या बुरा है। ठीक उसी तरह जीवन में भी हम अक्सर कुछ कार्य को सोचकर टाल देते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तक हम उस कार्य को करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कार्य सच में मुश्किल है या आसान है। इसीलिए हमें बिना किसी चीज का स्वाद चखे उसके बारे में अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। हाँ माँ जी, आप एकदम सही कह रही हो। और जैसे आज मैंने ये पालक और पनीर को एक करके इतनी मजेदार पालक पनीर की सब्जी बनाई है, वैसे ही जीवन में जब दो लोग एक होकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी चार चांद लग जाते हैं। अरे तुम दोनों जेठानी देवरानी क्यों लड़ते झगड़ते हो? सारी उम्र उसी में बीत जाएगी और फिर अंत में पछतावा ही होगा। उससे अच्छा तो यही होगा कि एक दूसरे की बुरी आदतों को नजरअंदाज करो और एक साथ प्यार से रहो और साथ मिलकर खाना बनाओ। जी माँ जी, माफ कीजिए हमें। और दीदी, आप भी मुझे माफ करो, और आज से मैं पालक भी खाऊंगी और साथ ही बाकी की सारी सब्जियां भी, और दीदी के साथ मिलकर हर प्रकार का खाना भी बनाऊंगी। मुझे भी माफ कर दो आप दोनों। अब से इस घर में कोई कलेश नहीं होगा और ढेर सारा अलग अलग प्रकार का खाना बनेगा। क्यों नव्या? हाँ दीदी। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और देवरानी और जेठानी साथ मिलकर रोजाना भिन्न भिन्न प्रकार का बढ़िया खाना बनाती हैं और उन्हें खाकर घर वाले भी बहुत खुश होते हैं।